नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात महायुद्ध की। देखिए, वैसे तो युद्ध रूस और यूक्रेन के बीच जारी है, लेकिन इसका असर बिहार के छात्रों पर भी लगातार पड़ रहा है। आपको बताते चले कि भारत सरकार की जो मुहिम है ऑपरेशन गंगा के तहत खुशियों की खेप लगातार भारत लौट रही है। इस रिपोर्ट को देखिए। यूक्रेन के शहरों में तबाही का ये मंजर युद्ध की विभीषिका बता रहा है। ताबड़तोड़ बम वर्षा और अंगारों के बीच लोग एक एक सांस के लिए जंग लड़ रहे हैं, लेकिन तबाही के आलम के बीच भारत का झंडा बुलंद है। यूक्रेन से भारत के छात्रों को लाया जा रहा है। यूक्रेन से पटना पहुंचे ये हैं नितेश, जो अपने घर तो लौट आए हैं, लेकिन तबाही का वो मंजर अभी भी उनकी आंखों के सामने नाच रहा है। क्या सब देखा था? पढ़ने में टाइम लगे हमें। बॉम्बिंग की आवाज़ हमने सुनी है, मिसाइल की आवाज़ें सुनी है, टैंकर्स की भी आवाज़ सुनी। और तो और जब हम लोग जाते थे सामान लेने के लिए तो वहाँ पे राशन वाशन कुछ नहीं होता था, कुछ नहीं मिल रहा था। पानी की बहुत कमी थी, पानी भी हमें बहुत गंदा पानी मिला था। भारत सरकार ने भरपूर प्रयास। हाँ, प्रयास तो हर जगह हो रहे हैं। क्या नाम है आपका? नितेश कुमार। अब जरा इनसे मिलिए। ये है मुंगेर की स्नेहा, जो यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन युद्ध की वजह से मुंगेर वापस आना पड़ा। केंद्र सरकार और बिहार सरकार की पहल से ये अब अपनों के बीच हैं, लेकिन दोस्तों के फंसे होने की टीस मन को साल रही है। थैंक यू बोलेंगे कि उन्होंने बहुत हेल्प किया। उन्हीं की वजह से सारे बच्चे, मैं भी यहाँ तक पहुँची हूँ, पर मैं अभी भी कुछ 0% भी खुश नहीं हूँ, क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स अभी भी वहाँ पे स्टक हैं। जब तक वो नहीं फैसलाबाद आ जाते तब तक मैं बोलूंगी। मैं यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार ने ऑपरेशन गंगा तेज कर दिया है। इसके तहत भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए अगले 3 दिन में 26 फ्लाइट शेड्यूल किए गए हैं। इतना ही नहीं, भारतीय एयरफोर्स भी ऑपरेशन गंगा में शामिल हो गई है। अब तक करीब 12,000 भारतीयों को यूक्रेन से लाया गया है। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश और मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। और जाहिर है हालात बिगड़ते जा रहे हैं, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। और इसी बीच तीसरे विश्व युद्ध की जो आशंका है वो भी बढ़ती जा रही है। और इसी बीच यूक्रेन के खार्किव को जल्द से जल्द खाली करने की एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। शर्तों के बीच कैसे सफल होगी बातचीत? वॉर के बीच ऑपरेशन गंगा फुल स्पीड। ये रात खतरे वाली, खार्किव करें खाली। युद्ध थमेगा या थर्ड वर्ल्ड वॉर? हथियार आग उगल रहे हैं, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, लड़ाई लंबी होती जा रही है। शांति के लिए शुरू है बातचीत का दौर, लेकिन सफलता की उम्मीद घटती जा रही है। हम इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात ऑपरेशन गंगा की, जिसकी स्पीड एयरफोर्स की भागीदारी के बाद बढ़ गई है। इतना ही नहीं, खुद पीएम मोदी ने युद्ध में फंसे भारतीयों को सुरक्षित एयरलिफ्ट कराने का भरोसा दिलाया है। भारत सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। इस बीच यूक्रेन में इंडियन एम्बेसी ने खार्किव में फंसे सभी भारतीय नागरिकों को 2 एडवाइजरी जारी की है। पहली एडवाइजरी में भारतीय समय के मुताबिक रात 9 बजे तक हर हाल में खार्किव छोड़ने को कहा गया। इसके आधे घंटे बाद जारी दूसरे अलर्ट में पैसोचिन, बाबई और बेजुलियोदोवका तक
पहुंचने को कहा गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि पैदल ही खार्किव से निकल जाएं। अब ये दूरी भी जान लीजिए। खार्किव से पेसोचिन 11 किलोमीटर, बाबई 12 किलोमीटर और बेंजुलियोदोवका 16 किलोमीटर दूर है। मुश्किल यह है कि खार्किव रेलवे स्टेशन पर हजारों भारतीय फंसे हुए हैं और वहां से ट्रेन चल नहीं रही। बावजूद इसके एयरलिफ्ट का काम जोरों पर है। Total number of Indians who have returned on these flights to 3,352. I'm also happy to share that as many as 15 flights, remember 6 flights last 24 hours, but 15 flights are scheduled over the next 24 hours. Some of these are already actually en route. छोड़ने की एडवाइजरी जारी होने के बाद खार्किव में एक क्रूज मिसाइल सिटी काउंसिल की इमारत से टकराई। ऐसे में सवाल है कि क्या खार्किव पर कोई बड़ा हमला होने वाला है। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बुधवार को इशारों ही इशारों में तीसरे विश्व युद्ध की धमकी दे डाली। सर्गेई ने कहा, अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होता है तो इसके नतीजे बेहद खौफनाक होंगे और इसमें एटमी हथियारों का इस्तेमाल भी खुलकर होगा। हमने पहले ही साफ कर दिया है कि यूक्रेन को न्यूक्लियर वेपन्स हासिल नहीं करने देंगे। जो जंग चल रही है उसकी जिम्मेदार अमेरिका और पश्चिमी देश हैं। उन्होंने रूस से किए गए वादे पूरे नहीं किए। यूक्रेन शुरू से अमेरिका के इशारों पर नाच रहा है। अब बात शांति की, जिसके लिए बातचीत के जो दौर चल रहे हैं वो शर्तों में उलझे जा रहे हैं। यूक्रेन ने बातचीत से पहले युद्ध विराम की शर्त रखी। ये शर्त पोलैंड में दूसरे दौर की बातचीत से पहले रखी गई है। पहले दौर की बातचीत बीते सोमवार को बेलारूस में रूस और यूक्रेन के बीच हुई थी, लेकिन करीब 3.5 घंटे तक चली उस वार्ता में कोई हल नहीं निकल पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और देखिए, रूस और यूक्रेन के बीच जंग लगातार जारी है। स्थिति बेहद ही तनावपूर्ण बनी हुई है। इसी बीच अगर हम बात करें, जो छात्र वहां पर फंसे हुए हैं वो लोग भी काफी चिंतित हैं और उनके परिजन भी काफी चिंतित हैं। मधुबनी के बासीपट्टी के एक छात्र विवेक हैं जो इस वक्त यूक्रेन में फंसे हुए हैं और उनके परिजन जो हैं उनको लेकर काफी चिंतित हैं। आपको बता दें कि परिजनों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है और जल्द से जल्द सरकार से अपील की है कि उनके बेटे को भारत वापस लाया जाए। हो गया है। कल के बाद जो हम लोग खाना छोड़ दिए एकदम से, जो है स्थिति दयनीय टाइप का हो गया एकदम। लोग क्या करे नहीं करे, और यहाँ से हम लोग कर भी क्या सकते हैं। अब जो करेगी इंडियन सरकार है वही नहीं करेगी। मोदी जी से यही गुहार लगाते हैं कि कम से कम जो है मेरा लड़का के साथ साथ जो ही लड़का वहाँ फंसा हुआ है सबको जो है कुछ ढंग से अच्छे ढंग से वापस बुला ले। जब से सुने हैं कि वो नवीन जो लड़का था उसका देहांत हो चुका है, तब से एकदम से सब चीज़ अथी लग रहा है कि कब बच्चा मेरा आ जाए वापस, बस। और देखिए, यूक्रेन संकट के बीच कुछ सुखद तस्वीर भी इस वक्त सामने आ रही है। यूक्रेन से जो भारतीय वापस भारत लौट रहे हैं उनमें से कई भारतीयों के पास उनका पेट एनिमल भी है जो वो लेके भारत आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि ऐसी स्थिति में वो अपने पेट एनिमल को बाहर छोड़ नहीं सकते और ऐसी स्थिति में भारत सरकार की पहल से, भारत सरकार की मदद से वो सभी लोग अपने पेट एनिमल को अपने साथ लेकर भारत आ रहे हैं। और इन तस्वीरों को देखिए, सुखद तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पालतू जानवरों के साथ जो लोग हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए थे वो लगातार वापस आ रहे हैं। भारत सरकार की पहल से भारत सरकार ने ये अनुमति दी और उसके बाद ये संभव हो पा रहा है। और देखिए, रूस और यूक्रेन के बीच लगातार जो युद्ध की स्थिति है वो लगातार भयावह होती जा रही है। इसी बीच कई छात्र, भारतीय छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं।
कटिहार के 19 मेडिकल छात्र इस वक्त यूक्रेन में फंसे हुए थे, जिनमें से 4 छात्रों की सकुशल वापसी हो चुकी है। आपको बताते चले कि बुधवार की देर रात शहर के मिर्चाई बारी इलाके के रहने वाले 2 छात्र विशाल पांडे और कुमार गांधी यूक्रेन से घर पहुंचे, जबकि बरारी के फलका के रहने वाले 2 स्टूडेंट पटना पहुंच चुके हैं। वापसी के क्रम में इन छात्रों ने डिप्टी सीएम और कटिहार के विधायक तारकिशोर प्रसाद से मुलाकात की। छात्रों के वापस लौटने पर छात्रों के परिजनों ने उनका स्वागत किया है। यूक्रेन बॉर्डर क्रॉस किए, इंडियन एम्बेसी जो कि पोलैंड का था वो हम लोग का बहुत मदद किया। वो हम लोग को खाना प्रोवाइड किया, शेल्टर प्रोवाइड किया, हर समय मतलब 3 टाइम खाना मिल रहा था, सही खाना मिल रहा था, रहने सहने का भी सही था। यूक्रेन में इस वक्त कई भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। इसी कड़ी में आपको बताते चले कि शिवहर की एक छात्रा हैं शिवांगी, जो इस वक्त यूक्रेन में फंसी हुई हैं और उन्होंने वीडियो मैसेज के जरिए भारत सरकार से गुहार लगाई है कि उन्हें जल्द से जल्द भारत वापस बुलाया जाए, क्योंकि वहां पर स्थिति जो है वो तनावपूर्ण बनी हुई है। और इसी बीच देखिए, शिवांगी के जो माता पिता हैं उनसे डीएम ने खुद बात की है। शिवहर के डीएम ने उनसे मुलाकात की, उनसे बात की और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया है। व्यक्ति है, जो स्टूडेंट्स है, तो यूक्रेन का जो फंसा था, जिसमें से 4 है तो यूक्रेन के बाहर निकल चुका है। केवल 1 है जो शिवांगी रंजना, तो वो अभी यूक्रेन में, वो खार्किव में थी, खार्किव के मेडिकल कॉलेज में थी। वो अभी हमको सुबह में उनका परिवार लोग को मिला है, सूचना मिला कि वो वहाँ से भी निकल चुकी है, तो हंगेरी बॉर्डर की तरफ जा रही है। और यूक्रेन में फंसे झारखंड के छात्रों के लौटने का सिलसिला लगातार जारी है। आज यूक्रेन से 4 छात्र एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया और उन छात्रों ने वहां की स्थिति के बारे में बताया कि स्थिति कितनी वहां पर तनावपूर्ण बनी हुई है। इस बीच उन्होंने ये भी शेयर किया कि तिरंगा किस तरीके से उनके लिए सुरक्षा कवच का यहां पर काम कर रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह तिरंगे ने भीड़ में उनकी रक्षा की और एक अलग ही पहचान दिलाई। यूक्रेन से छात्राओं का झारखंड लौटने का सिलसिला जारी है। अभी यहाँ पर रांची एयरपोर्ट पर श्रुति आई हैं, श्रुति से बात करेंगे, साथ में दबिश भी उनसे बात करेंगे कि श्रुति, जिस तरीके से आप यहाँ पर पहुंची, कितनी परेशानी हुई आपको? परेशानी तो हुई है, क्योंकि बहुत दूर से आई हूँ मैं, मतलब डायरेक्ट फ्लाइट करके तो नहीं आई। मुझे पहले दूसरे कंट्री जाना पड़ा था, हंगरी गई, फिर वहाँ से मुझे फ्लाइट मिली यहाँ दिल्ली की। क्या आपने तिरंगा को खुद बनाया था, जो कहा जा रहा है कि तिरंगा खुद बनाया? तिरंगा खुद बनाया था। किस तरीके से बनाया? मैंने उसको अपने, मेरे पास पेपर थे और कलर से मैंने यूज करके वो फ्लैग बना लिया। दबिश, आप बता रहे थे कुछ कि आपने पाकिस्तानियों की मदद की तिरंगे के? वो मेरे दोस्त के साथ थे, वो पाकिस्तानी, वो हम लोग तो रश में थे, गैदर थे, बहुत सारी भीड़ थी। पाकिस्तानियों के बारे में तो ज्यादा पता नहीं उनके बारे में, लेकिन हम लोग रश में थे, इस वजह से नहीं पता चला हम लोगों को कि पाकिस्तानी रश में गए कि नहीं। जी जी, आपने मदद की उन लोगों? जी जी बिल्कुल, मदद तो, और इंडियंस थे उन्होंने मदद की। किस बॉर्डर से आप आए? जी, मैं रोमानिया बॉर्डर से आया हूँ, यूक्रेन रोमानियन बॉर्डर से आया हूँ। एक बात जो सामने आ रही है कि तिरंगा बहुत मदद कर रहा है यूक्रेन में। हाँ, क्योंकि वो हम रशिया से ऑर्डर मिला था कि अगर आप इंडियंस हो और आपको बॉर्डर क्रॉस करनी है तो आपको व्हीकल में आपके फ्लैग को लगाना पड़ेगा, ताकि पता चल जाए कि इंडियंस है इसमें। तो आपने फ्लैग कैसे बनाया? क्रेयॉन से हमने ड्रॉ कर लिया था फ्लैग्स और हमने चिपका लिया था बसेस के यहाँ साइड में। जो रांची आ रहे हैं, फ्लाइट से आ रहे हैं, बाकायदा कहानी को बयां कर रहे हैं कि किस तरह उन्होंने यूक्रेन के रोमानिया बॉर्डर पर, पोलैंड बॉर्डर पर परेशानी का सामना किया, लेकिन ये भी बताया कि तिरंगा किस तरह, एक कह सकते हैं कि हाथ बन के उनके सर पर वहां खड़ा था। तिरंगा ये बता रहा था कि हम आपके साथ हैं, कहीं आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तिरंगे की कहानी ये भी है कि तिरंगे ने पाकिस्तानियों की भी मदद की, दूसरे देशों के छात्रों की भी मदद की। कैमरामैन सब के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और चलिए अब बढ़ते हैं कुछ अन्य खबरों की ओर। आपको बताते चले कि रोजगार की मांग को लेकर, बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की मांग को लेकर आरजेडी ने आज विधानसभा परिसर में हंगामा किया है, विरोध जताया है। और आरजेडी के जितने भी विधायक हैं सभी ने अपने हाथों में तख्ती लेकर, बैनर पोस्टर लेकर विधानसभा पहुंचे हैं और प्रदर्शन किया है। आपको दिखाते हैं अमित कुमार की रिपोर्ट। बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के आरजेडी ने विधानसभा में प्रोटेस्ट किया है। विधानसभा के बाहर देख सकते हैं कि आरजेडी के जो विधायक हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे तमाम जो युवा विधायक हैं वो अपने हाथों में देख सकते हैं कि ये पोस्टर पम्पलेट लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था चौपट,
कारोबार बदहाल किया, शिक्षा का बंटाधार, दर दर भटकने को मजबूर युवा ढूंढते रहे रोजगार। यहाँ इस तरह से इन्होंने भी लिखा है। तो 2 युवा विधायक इधर हैं, हमारे साथ बात करते हैं इनसे। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए, बिहार में जिस प्रकार से एनडीए की सरकार, डबल इंजन की सरकार ने कहा था कि 19 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे, लेकिन कहीं भी इसका कोई खबर नहीं है। राज्यपाल महामहिम जी का अभिभाषण हुआ, इसमें कोई रोजगार की चर्चा नहीं की गई। और दूसरे तरफ शराब ढूंढने के लिए ये ड्रोन और हेलीकॉप्टर का प्रयोग करना चाहते हैं। बिल्कुल, सड़क से लेकर सदन तक हम लोग युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए, उनका हक दिलाने के लिए 19 लाख रोजगार देने का जो वादा किया था डबल इंजन की सरकार में, आज तक वो वादा पूरा नहीं हुआ। आखिर कब मिलेगा रोजगार, पूछता है हर एक युवा नौजवान बेरोजगार, कब मिलेगा मेरा रोजगार। जब जिस बिहार में शराब की खोजी हो रही है डबल इंजन वाला हेलीकॉप्टर से, तो आखिर डबल इंजन के सरकार में 19 लाख लोगों को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? शंकर जी, आप हाथ में तख्ती ले रखे हैं, क्या है इस तख्ती में? योग्यता की कमी नहीं है बिहार की सड़कों पर, फिर भी फॉर्म भरते भरते जवानी बीत गया। 19 लाख का वादा किया ना था जॉब देने, अभी तक तो कहीं कोई ठिकाना नहीं है। ठिकाना नहीं है। यहाँ देख सकते हैं इनके हाथ में योग्यता की कमी नहीं। बिहार की सड़कों पर दुनिया बदल देगा भारत, भरोसा कर इन लड़कों पर। फॉर्म भरते भरते जवानी तक घिस गई, नौकरी हर हाल में इस बार चाहिए, बेरोजगार हूँ साहब, रोजगार चाहिए। ये तंज जो है इस पोस्टर पैम्पलेट के जरिए जो है आरजेडी के विधायक जो हैं वो सरकार पर कस रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि सरकार जो है आगे बेरोजगारों को रोजगार देने को लेकर के क्या कदम उठाती है, और कब तक जो इन लोगों ने आवाज बुलंद किया है बेरोजगारी को लेकर के, उसे दूर करने की कवायद करती है। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और आज झारखंड वासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बड़ा दिन है। झारखंड विधानसभा में आज वित्तीय वर्ष 2022-23 को लेकर बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव सदन पटल पर आय और व्यय का लेखा जोखा पेश करेंगे। आपको बताते चले कि आज पेश होने वाले बजट में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा पर खास ध्यान रह सकता है। वहीं गरीब, महिलाओं और वंचित तबके से जुड़ी योजनाओं पर भी जोर रह सकता है। बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि 3 तारीख सरकार और राज्य के लिए शुभ है और हर वर्ग का ध्यान सरकार ने इस बजट में रखा है। स्मरण रोज करता हूँ, तो स्पेशल आज नहीं किया, रोज जैसा ही आज है ना। आपकी शुभकामना चाहिए, आप लोग यहाँ मिले, बहुत बहुत धन्यवाद। अब नहीं, वो तो नहीं बोलेंगे। 12 बजे लेकिन बातों को नहीं, सब चीजों को 12 बजे सुनिए, 12 बजे से। थैंक यू। 3 करोड़ जनता की उम्मीद अब आप ही पे टिकी है सर, कैसी उम्मीदों पे खड़ा होते हैं? आप 12 बजे से हम बजट पढ़ेंगे, उसमें खुलासा हर चीज का होगा। इतना ही अभी कहूँगा कि हर सेक्शन, हर वर्ग की उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश हमारी सरकार ने किया है। 12 बजे से सुनिएगा आपको आएगा। सर, हर बार 3 तारीख को ही आप पेश करते हैं, तीसरा ये लगातार है, इसके पीछे क्या रीजन? शुभ है, 3 तारीख राज्य के लिए शुभ है, सरकार के लिए शुभ है। और झारखंड विधानसभा में बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की और उन्हें बजट की एक कॉपी भी सौंपी। और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। बजट से पहले वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने राजभवन जाकर राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की और इस दौरान वित्त मंत्री ने बजट की एक कॉपी राज्यपाल को सौंपी है। और झारखंड विधानसभा में बजट पेश होने से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री आवास में अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ नाश्ता किया और इस दौरान मुख्यमंत्री ने बजट को उम्मीदों से भरा बताया है। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। झारखंड विधानसभा में बजट पेश होने से पहले सीएम हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री आवास पर अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ नाश्ता किया और इस दौरान जब उनसे बजट को लेकर सवाल पूछा गया तो सीएम ने बजट को उम्मीदों से भरा बताया है।
और देखिए, आज पेश होने वाले बजट से किसानों को भी काफी उम्मीद है। दुमका के किसानों की अगर बात करें तो उन्हें भी इस बजट से काफी उम्मीद है और उन्हें ये उम्मीद है कि इस बजट के आने के बाद किसानों की जो व्यवस्था है वो काफी सुधरेगी, उसमें काफी सुधार आएगा। आपको बताते चले कि खेती के लिए पानी और खाद की परेशानी से भी दूर करने की यहाँ पर किसानों ने मांग की है। किसानों ने सरकार से लोन देने के चुनावी वादे को पूरा करने की भी मांग की है। किसानों से बात की दुमका से हमारे सहयोगी नितेश कुमार ने। तो बिल्कुल दुमका के किसानों को आज के बजट से काफी उम्मीदें हैं। किसानों ने सरकार से लोन देने के चुनावी वादे पूरी करने की मांग की है। यही 2-3 महीना माना दिसंबर तक हम लोग का जो होगा कुआं से कुछ काम होता है, उसके बाद पानी सूख जाता है। अभी हम लोग का बहुत पूरा जमीन पड़ा हुआ रहता है, पानी का व्यवस्था चाहिए। सरकार ने बोले थे कि नोल माफ करेंगे, नोल देंगे, उसका कोई व्यवस्था अभी नहीं हुआ है। राज्य सरकार द्वारा आज हेमंत सरकार के द्वारा विधानसभा में बजट पेश होने जा रहा है और इसको लेकर किसानों को क्या उम्मीदें हैं, इसको लेकर हम उपराजधानी दुमका के सदर प्रखंड में मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं और उनसे हम बात करते हैं और जानेंगे कि किसानों को लेकर क्या उम्मीदें हैं उनको सरकार के द्वारा। ये बताइए कि आज बजट पेश होने जा रहा है, क्या उम्मीद है सरकार से, किस तरह से आप लोग? उम्मीद तो हम लोग बहुत रखे हैं सर, क्या बोलेंगे, पानी नहीं है। मार्च महीने के बाद में हम लोग कुछ होबे नहीं करता है, खेती बाड़ी नहीं है, पानी नहीं है, समय पर खाद नहीं मिलता है, ना डीएपी मिलता है। डीएपी के लिए तो आधार कार्ड चाहिए, आधार कार्ड किसी के पास नहीं है तो उसको डीएपी कहाँ मिलेगा, कुछ है ही नहीं है, पानियों नहीं है। अब तो खेती बाड़ी सब सूखने लगा हम लोग का। कि इस बार बजट में कुछ हम लोग को दे, हम लोग का तो समस्या बना हुआ है यही खेती बाड़ी का, पानी का, ये तो सिंचाई का, खाद का, ये तो है ही है। और इस बार जो सरकार कुछ दें, इसलिए हमें उम्मीद रखे हुए हैं। देखना है कि अब राज्य सरकार किसानों को क्या लाभ दे पाती है। नितेश कुमार, न्यूज़ 18 दुमका। उत्तर प्रदेश में आज छठे चरण का मतदान हो रहा है। इसे लेकर बिहार से सटे यूपी के सीमा पर सुरक्षा व्यवस्थाएं जो हैं उनको और पुख्ता किया गया है। सीमाओं को सील कर दिया गया है, लेकिन इसकी वजह से जो गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है उससे लोग काफी परेशान हैं। यहाँ पर आपको बताते चले कि यूपी से सटे गोपालगंज में पुलिस संदिग्ध गतिविधियों को रोकने के लिए बिल्कुल अलर्ट मोड पर आ गई है और सीमा को सील कर दिया गया है। आसपास के इलाकों में सघन जांच जारी है, जिसके वजह से वाहनों की लंबी कतार यहाँ पर लग गई है और लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी हो रही है। शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो, उसमें गोपालगंज पुलिस का पूरा सहयोग रहेगा। और इस सिलसिले में हम लोगों की वहाँ के डीएम और वहाँ के एसपी साहबान के साथ हम लोग की एक जॉइंट मीटिंग हुई है, जिसमें कि हम लोगों के द्वारा और उन लोगों के द्वारा जो भी अपराधी हमारे उनके यहाँ सक्रिय हैं या उनके यहाँ के हमारे यहाँ सक्रिय है, उसकी सूचियों का भी आदान प्रदान हुआ है। और ऐसे व्यक्ति जो कि वहाँ पे चुनाव में गड़बड़ी कर सकते हैं, उनकी भी उनके द्वारा हम लोगों को सूची प्रदान की गई है, जिस पर हम लोग लगातार नज़र रख रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज़ हेडलाइंस